हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, 15 पेज का डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है 15 पेज का, इट इज़ मेजरली अ रीप्रिंट ऑफ द मेजर प्रोविजंस ऑफ एथिक्स रिलेटेड रूल्स दैट ऑलरेडी अप्लाई टू अदर फेडरल जजेस इन यूएस। ठीक है, तो कोई इन्होंने नई चीज़ नहीं करी है, बट इट्स जस्ट दैट हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट भी है ये पुराने डॉक्यूमेंट से। पर मेजरली इन्होंने इसमें एथिक्स रूल से रिलेटेड बात करी गई है, एक जज को कैसे होना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी बनती है। और ऑब्वियसली इसको क्रिटिसाइज भी इसलिए रीज़न से करा गया है क्योंकि इट्स मियरली अ कोड ऑफ डायरेक्टिव, राइट। ये कोई इसका बाइंडिंग नेचर नहीं, जैसे अपने डीपीएसपी है वो दीज दोज आर द डायरेक्टिव्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स, बट कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि करना ही करना है। ठीक है, तो कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है उसका। सिमिलरली इसको भी बड़ा क्रिटिसाइज इसी तरीके से किया गया है कि इंटेंशन तो सही है बट बाइंडिंग नहीं है। तो और बाइंडिंग नहीं है, दो चीज़ों से क्रिटिसाइज़ किया है। पहला तो ये बाइंडिंग नहीं है, और दूसरा कुछ बड़े वेग से टर्म्स है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कैसे जस्टिफाई करोगे, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. So before delving deep into this concept, it is important for us to understand the political landscape of US. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें क्यों एकदम से रैंडमली इलेक्शन के पहले ये एथिक्स कोड निकाला गया, राइट। तो यूएस में दो टाइप के पार्टी है, एक है डेमोक्रेट जो कि थोड़ा, हाँ, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो लेफ्ट विंग सॉर्ट ऑफ लिबरल्स हैं, जैसे जो ओबामा की पार्टी थी। और दूसरी तरफ है रिपब्लिक जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, राइट विंग टाइप के हैं। तो आपने देखा होगा रिसेंटली अभी रो वर्सेस वेड। इन फैक्ट दिल्ली जुडिशरी जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें मेंस में एक क्वेश्चन आया था जीके का कि अबॉर्शन राइट्स के से रिलेटेड कोई एक लैंडमार्क केस का नाम बताइए, तो वो रो वर्सेस वेड था। तो अभी रिसेंटली 6:3 के रेशो में जो अबॉर्शन राइट्स मिले हुए थे रो वर्सेस वेड को, उसको ओवर रूल किया। तो वो इट वाज अ रिपब्लिकन मेजॉरिटी। तो क्या हुआ कि एक न्यूज़ आउटलेट है प्रो पब्लिका, उन्होंने ना एक डिटेल्ड स्टडी निकाली कि कैसे जो राइट विंग जजेस हैं या जो कंजर्वेटिव जजेस हैं वो इतनी लैविश ट्रिप्स कर रहे हैं उन लोगों के पैसों पे, उन लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि अब जब भी नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो एक जुडिशरी का रोल, अगर मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उनके जैसे हमारे इंडिया में होता है, राइट, कि अगर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो आर्टिकल 21 को एक लिमिटेड वे में इंटरप्रेट किया गया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को बड़ा स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में थी। और अगर आप देखेंगे थ्रू आउट, ये हम अपने जजमेंट से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस चीज़ पे बड़ा रिग्रेट भी दिखाया है जब एटीएम जबलपुर वाला जजमेंट आया था। तो ऑब्वियसली हैविंग अ जुडिशरी इन योर फेवर or in a favor of a particular political party strengthens the political party. तो वो उसी के लिए पूरी फाइट है ये, तो एक बैकड्रॉप है ये। तो ये जो प्रो पब्लिका था उसने बड़ी डिटेल्ड अनडिस्क्लोज्ड फ्लाइट्स के जो ट्रिप्स थे वो देखे कि कैसे कंजर्वेटिव जस्टिस जो नील थे उन्होंने इतनी एक्सपेंसिव ट्रिप्स करी हैं, प्राइवेट जेट में घूमे हैं, उनके इतने अनडिस्क्लोज्ड असेट्स हैं। तो कैसे एक तरीके से, ऑफ कोर्स इफ आई एम टेकिंग सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, मेरा कहीं ना कहीं एक इम्प्लाइड ड्यूटी बन जाती है उनके फेवर में जजमेंट देना। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लिटिगेंट्स इन द कंट्री, बी इट यूएस और इंडिया। ओके, तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा। डीजेएस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें वन लाइनर्स भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, मेंस में भी आंसर आता है क्योंकि अब आपका पहले जो नॉर्मल जीके का पेपर हुआ करता था वो लीगल जीके आ गया, तो इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंडिया या अब्रॉड जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वी डोंट वांट टू मिस इट। तो अब देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो इसका कैनन है वो बोलता है कि जैसे हमारे यहाँ भी है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंटेग्रिटी ऑफ जुडिशरी, तो उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए टू मेक श्योर कि एक ऐसी जुडिशरी हो जो कि बायस्ड ना हो, तो उसी के लिए इन लोगों ने बातें बड़ी बड़ी करी हैं, बड़े सुंदर सुंदर वर्ड्स यूज़ करें हैं, बट जब आप रियलाइज़ करोगे एसेंस में तो इसका कोई मतलब ऐसा सच है नहीं। ठीक है, तो इसमें बड़ी सारी बातें बोली हैं कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, लॉ के प्रति जो जस्टिसेस हैं, है ना, जस्टिस मतलब वहाँ के जज की बात करी गई है कि जो जस्टिसेस हैं उनको लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको कंप्लाई करना चाहिए, जो बाकी के बाहर के इन्फ्लुएंस हैं
उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी उनकी फैमिली है जो या तो लॉयर है या तो या तो लिटिगेंट है या तो कोई विटनेस है, तो उस केस में उनको ज़्यादा मतलब रिक्यूज कर लेना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए उस जजमेंट मेकिंग में, राइट। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेंबरशिप होना चाहिए, रेस हो गया, सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनल ओरिजिन हो गया, इसके बेसिस पे कोई भी बायस्ड जजमेंट नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायसेस पढ़ते हैं, तो उस टाइप का पिक्यूनरी बायस हो गया, पर्सनल बायस हो गया, अगर उनको लग रहा है कि मतलब आई कैन बी द जज इन माई ओन केस, जैसे जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, अगर उनको लग रहा है कि वो उसके पार्ट हो सकते हैं, तो उनको वहीं पर वो चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वही है। अब देखिए बड़े वेग से टर्म फेयरली, इम्पार्शली एंड डिलीजेंटली, इन सब क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, दे आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट। सो अ जस्टिस शुड बी पेशेंट, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, courteous to all individuals with whom the justice deals in an official capacity। तो आपने देखा होगा इंडिया में स्पेशली जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस पढ़ोगे, इतने फ़नी हैं कुछ केसेस, क्योंकि कुछ केसेस में जो जजेस हैं वो अपने पर्सनल डिसरिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक जस्टिस है, जो एक जज है, वो उसको पेशेंट होना चाहिए, डिग्निफाइड होना चाहिए, और ऑफिशियल कैपेसिटी में ही जो चीज़ें हैं उसको देखना चाहिए, पर्सनली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और उनको एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, और वो कब हो पाएगी, जब जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह जो जज है वो अपने आप को अपनी पब्लिक जो पोस्ट है उसकी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करे। अब इम्पॉर्टेंट ये है, जिस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन बताया है, और डिस्क्वालिफिकेशन में एक लाइन लिखी गई है कि अ जज इज़ प्रिज्यूम्ड इम्पार्शियल and has an obligation to sit unless disqualified। now this is important। हमने पढ़ा होगा रिक्यूज़ल होता है, हमारे यहाँ भी बड़े सारे जजेस रिक्यूज़ कर लेते हैं प्रोसीडिंग में। अब हमारे यहाँ 32 जजेस हैं, वहाँ पर है 9 जजेस यूएस में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इन्होंने ज़्यादा मोटिवेट किया रिक्यूज़ल, या अगर उसको ज़्यादा प्रमोट किया कि नहीं, जज को अगर लग रहा है तो उसको अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तो वहाँ पे जजेस बचेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक प्रिजम्पशन है जज के फेवर में कि ही इज़ इम्पार्शियल एंड ही हैज़ अ ड्यूटी टू सिट अनलेस डिस्क्वालीफाइड। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, जो बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कि भाई जो पहले के कोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने एक रीजनेबल पर्सन की ड्यूटी बोली गई है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रिजम्पशन नहीं था पहले वाले कोड में, ठीक है। अगर जज को रीजनेबली भी लगता है कि नो यार माई बायस माइट बी देयर, और अगर सिचुएशन से देखकर लगता है कि इसका बायस हो सकता है, तो उसकी ड्यूटी थी रिक्यूज़ करना। बट यहाँ पर जो इन्होंने ड्यूटी डाल दी है ना, एक ऑब्लिगेशन डाल दी कि नहीं भाई तुमको बैठना ही बैठना है, ठीक है। और तुम सिर्फ तभी रेजिस्ट करोगे रिक्यूज़ल जब there are undeniable clear biases और ग्राउंड्स ऑफ बायस, राइट। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए बताया है कि अगर उसको लगता है कि पर्सनल बायस है या कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड उसको बायस लग रहा है, तो वो रिक्यूज़ कर सकता है, ओके। सो लेट्स से अगर जज का कोई स्पाउस है या माइनर चाइल्ड है या अगर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बायसेस में टाइप्स पढ़े, तो उससे रिलेटेड है, तो वो उसको रिक्यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जज का रिलेशन है किसी भी बंदे से जो कि पार्टी है या लॉयर है या विटनेस है, 3rd डिग्री, मतलब हमने पढ़ा है ना हिंदू लॉ में कितने डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, तो भी उसको रिक्यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर लॉ रिलेटेड एक्टिविटीज़ बताई हैं इन्होंने, कि अगर मान लो कि कोई इवेंट में जा रहा है जज, जैसे इनवाइट कर रहे हैं किसी चीफ जस्टिस को, देखो क्योंकि जब आप एक जज हो सुप्रीम कोर्ट के, तो आपकी हर एक बात एक इन्फ्लुएंस है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में किसी अंबानी ने कोई इवेंट स्पॉन्सर किया और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उठ के चले गए, और अगर किसी जो प्राइवेट बिजनेस है उसका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं एक ये प्रिजम्पशन हो जाता है कि दिस पर्सन इज सपोर्टिंग दैट आइडियोलॉजी, राइट। तो एक जो जज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई इवेंट स्पॉन्सर किया है या कैंपेनिंग है, तो उसमें जो जज है वो ना बोले, ओके। फिर कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट या सर्विस एज सच प्रमोट ना करे। हाँ, अगर उसको जाना भी है, कोई फंड रेजिंग इवेंट में जाना भी है, तो वहाँ पे एक स्पीकर के तौर पे ना, बट एक ऑडियंस के तौर पे जा सकते हैं।
और प्रो बोनो सर्विसेज करनी भी हैं तो कर सकते हैं, बट देन अगेन ही हैज़ टू कीप इन माइंड कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ जैसे आर्बिट्रेशन, अगर आप सेक्शन 89 CPC देखते हो तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर केस के बाद बड़ी सारी चीज़ें बताइए क्या इफिट केसेस हैं, क्या अनफिट केसेस हैं। आर्बिट्रेशन मीडिएशन में बहुत सारे जज अपॉइंटेड आर्बिट्रेशन भी होता है ना। तो इसमें बोला गया है कि जो जज है वो आर्बिट्रेटर या मीडिएटर नहीं हो सकता है और अदरवाइज परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम जस्टिस ऑफिशियल ड्यूटी, राइट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी और प्रकार का नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये देखिए, ये सारे सिग्नेटरीज हैं, द अंडरसाइंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो ये लोगों ने किया है। अब इस पे ना कुछ कमेंट्री है। कमेंट्री ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्यूज़ल पे बात करी है, ठीक है। ये बोला गया है कि इट इज़ नॉट वेरी इजी टू रिप्लेस द जज, है ना। इसलिए अगर आप बोल रहे हो कि जैसे मान लीजिए टोटल 9 जजेस हैं, उसमें से अगर 2 को लगता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना लेते हैं कि नहीं आपको रिक्यूज़ करना ही करना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन तो निकल सकता है। अगर आप हर चीज़ में रिक्यूज़ कर लोगे तो मान लो 3 लोगों ने रिक्यूज़ कर लिया, ठीक है। कितने बचे? 5, 6, 7, 8, 6 लोग बचे, ठीक है। 6 और बचे। अब यहाँ पे तो इक्वल मेजॉरिटी हो जाएगी, फिर कैसे पता चलेगा, है ना। और जितने भी रिक्यूज़ कर रहे हैं, एक वो है कि अगर लेट्स से दे आर वोटिंग, दे आर रिक्यूजिंग देमसेल्व्स व्हेन हियरिंग अ केस ऑन मेरिट, द लॉस ऑफ वन जस्टिस, ये देखिए जो लाइन लिखी है, इज इफेक्टिवली द सेम एज कास्टिंग अ वोट अगेंस्ट द पिटिशनर। तो ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ जजेस जो है वो कम है। तो आपके लिए जानना ये है कि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो बहुत नया आइडिया नहीं है, पहले से भी था। इट इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर, देर आर सर्टेन टर्म्स विच आर वेग and that's why this particular document has been heavily criticized, but it's a good initiative. is just that कि it was important क्योंकि अभी ये जो political wave आ रही है, जो elections are around the corner in US, तो वहाँ पे इस चीज़ को determine करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा to make sure that the judges are impartial come what में, क्योंकि जो बाइडन जो है उनके एक बेटे का litigation भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये जुडिशरी इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करती है, कैसे इम्प्लीमेंट करती है। अदरवाइज़ अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं कर पा रही है, तो ये इज़ जस्ट अ रिटन पेपर, इट्स जस्ट अ पेपर, राइट। इसका कोई इफेक्ट नहीं है।